गाड़ी लग रहा है लगल है उधर गाड़ी लग बोल रास्ता क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। गुज़श्ता रोज़ मेडिकल जो टीम थी कराची में, उसने दुआ ज़हरा का जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो तैयार करने से मुतल्लिक उसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए। कराची में क्या हुआ उसके हवाले से कुछ बात जो है वो इससे कबल भी हम कर चुके हैं वीडियोस में, लेकिन आज खुसूसी तौर पर आज हमारे साथ अहमद शेर जट जो है वो मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। इस हवाले से काफ़ी जो अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो प्रोग्राम कर चुके हैं और जो लीगल साइड है उस पे काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो उनके पास हैं। और जो जर्नलिस्टिक साइड है, जो कोर्ट रिपोर्टिंग है, उस पे जो है वो मैं बात करूंगा। हम दोनों म्यूचुअली जो इश्यूज हैं, जो दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक जो सवालात हैं आपके, उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। लीगल और जर्नलिस्टिक साइड, इन दोनों को मिला के हम एक कंक्लूजन जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि किस किस पॉइंट में पुलिस की नेग्लिजेंस है और मेडिकल बोर्ड कौन कौन से स्टेप्स लेगा, तो उस पर जो इम्पेक्ट क्या आएगा फ्यूचर में, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। और केस अब किस तरफ बढ़ रहा है, इन तीनों जो है वो डायरेक्शन जो उनके मुतल्लिक बात करेंगे। अहमद शेर जट साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालात आप रेज करें कि और मैं भी के एक जिस पे हम म्यूचुअली एक डिस्कशन करें कि दुआ ज़हरा केस के जो तीन एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं कि अब वो उसमें क्या होने जा रहा है। जी अहमद शेर जट साहब। जी सागर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस निहायत अहम और आजकल के दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इस मामले के ऊपर अपनी राय देने का। मैं भी आपकी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो कानूनी साइड है, आपकी तरह मुकम्मल तौर पर तो मैं इसको नहीं देख सकता, क्योंकि जो आप साथी हजरात होते हैं और खासकर आप जैसे जो दोस्त होते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर हर मुकदमे की छानबीन करते हैं और आप लोगों का टोटल देख रहे होते हैं ओवरऑल हर चीज को। हम तो किसी कोई खास एक मुकदमे में या अपने मुकदमे को देख रहे होते हैं। तो इसमें जो मेरी वर्किंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस वक्त कानूनी प्रक्रिया है और जो असल मुद्दा है इस मुकदमे का, जहाँ पे हम खड़े हैं, जिसके अंदर एक डेडलॉक बना हुआ है, जिसके आगे चला नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज लोग हैं उनका कंसर्न बना हुआ है कि जिस केस में क्या बनेगा। हम सुबह शाम 2000 केस के बारे में सुनकर परेशान हैं। मुकदमा अगवा का था। एक वालिद की तरफ से अपनी कमसन बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें अगवा की दफात लगाई जाती है कि किसी ने बच्ची को अगवा कर लिया और अगवा कर उसके साथ बच्ची की उम्र का जिक्र किया जाता है कि एक 14 साल की बच्ची है, बिल्कुल नाबालिग है, कमसिन है और उस बच्ची को अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, उसको अगवा कर लिया जाता है। और वो अगवाकारी के बाद पता चलता है कि मुबैना तौर पर एक गैंग जो है वो उसको बच्ची को अपने पास पकड़ के रख के शादी कर लेता है। तो ये सारे मामला चल रहे थे, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी बार बार आना शुरू हो गई। जो दूसरी साइड थी, जो अक्यूज साइड थी, उसकी तरफ से एक क्लेम आ गया कि बच्ची की उम्र जो है वो लड़की के मुंह से कहलवाया गया कि मैं 14 साल की नहीं हूं, मैं 17-18 साल की हूं। और अनफॉर्चुनेटली या एज पर प्रोसीजर हमारी अदालतें जो है उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। कभी छोटी अदालत ने लगा दी, कभी इससे बड़ी अदालत ने लगा दी और कभी दोनों अदालतों ने मिलकर इस तरह का एक ऑर्डर पास कर दिया कि बच्ची को उसके बयान के ऊपर दस्तावेजी शहादत को बालाए ताक रखते हुए उसको उसकी शहादत के मुताबिक उसकी जो उसकी जुबानी स्टेटमेंट है उसके उस बच्ची को इजाजत दे दी कि आप अपनी उम्र का तयन कर सकती हैं। जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। नॉर्मली ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा मुकदमा नहीं था, बहुत आसानी से हल हो सकता था, लेकिन इसे एक कंट्रोवर्सी की वजह से
और सिंध हाई कोर्ट के इसके ऊपर एक उसकी ऑब्जर्वेशन की वजह से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जहां से फाइनली सुप्रीम कोर्ट के एक शॉर्ट ऑर्डर के जरिए सारी चीजों को ट्रायल कोर्ट की तरफ उसका रुख करना पड़ा। बाजार सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएं और मुकदमा लड़ें, लेकिन उन्होंने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी कि उन्होंने वो जो सिंध हाई कोर्ट का डंग लगा था इस केस को वो निकाल कर साइड पर रख के कहा कि जाए जो आपका मुतलका फोरम है वहां पर फैसला करें, क्योंकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस के ऊपर हम शुरू हो जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बेताशा किस्म की चीजें हैं जिनको वो उनको करना चाहिए या उनका फोकस होना चाहिए। अच्छा जज साहब, एक चीज मैं ऐड करूं, आपने जिस तरह बताया कि ये जो केस जो है वो अगरचे बहुत को बड़ा नहीं था, मतलब नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ट्रायल कोर्ट भेज दिया। इसमें एक चीज जिसपे आप भी थोड़ा बताएंगे कि कल जो मेडिकल बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शाहिद हुसैन जो सहाफी हैं कराची से, वो डे वन से इस केस को बड़ा इन डेप्थ जो है वो कवर कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो एक इंकशाफ किया कि जो एज है वो शायद ये 14 से 15 या 15 से 16 जो है वो बताई जा रही है, शायद कि जो मेडिकल बोर्ड कल रिपोर्ट में ला रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वकील हैं, हम साफी हैं, हम कोर्ट रिपोर्टर हैं, मतलब देखते हैं कि आए रोज मुख्तलिफ अदालतों में इस किस्म के केसेस आते हैं। अदालतें आंखें बंद करके मुतलका किसी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर को भेजते हैं कि जी बताएं जी इनकी उम्र का डिटरमिन करके, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने डेफिनेटली भेजा और उन्होंने कहा जी इसकी एज ठीक है और आप जाएं। अब कल अगर एज जो है वो 14 से 15 साल आ जाए या 15 से 16 भी इवन आ जाए, मतलब जो सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट है उसका कंट्राडिक्टरी आ जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस का, मैं बताऊं कोर्ट रिपोर्टर आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस मैंने इस्लामाबाद में कवर किए हैं, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि जहां पे इसको डिटरमिन किया जाता है उम्र का। तो ये एक सिर्फ इस केस की हद तक नहीं, एक फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये कौन सा तरीकाकार है कि एक मेडिकल बोर्ड कह रहा है जी 16 से 17 साल उम्र है और वो ठीक है, और दूसरा जब हाई पावर मेडिकल बोर्ड बना है जिसने हर लिहाज से इस चीज को एग्जामिन किया तो वो तो रिजल्ट ही कुछ और निकला है। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ बड़ा एक नया क्वेश्चन रेज हो जाएगा और जो फ्यूचर में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस हवाले से भी आप थोड़ा सा ये बताएं कि कल जो मेडिकल रिपोर्ट है मतलब पेश होनी है, तो कंट्राडिक्टरी आ जाती है, तो कंट्राडिक्शन जब आती है तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। पता क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लें कि जो मेडिकल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और जो पहले वाला मेडिकल है, इन दोनों में एक फर्क है। उस फर्क को समझना, और हमारे व्यूअर्स, खासकर आपके व्यूअर्स क्योंकि ज्यादा लोग आपसे कोर्ट के बारे में चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि वो मेडिकल बोर्ड नहीं था, वो एक सिंपल ओसिफिकेशन टेस्ट था। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है कि आपकी हड्डियों को देखकर ढांचे से हड्डियों के एक्सरे करके बता दिया जाए कि यार ये हड्डियां जो है ना, ये हड्डियां जब इतनी बड़ी हो, अगर किसी की बाजू की हड्डी इतनी हो, सीने की हड्डी इतनी हो, तो कितनी उम्र हो सकती है। तो इन चीजों में मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को इस चीज का इल्म है कि हमारे घरों में कोई बच्चा 15 साल की उम्र का होता है और वो लगता 25 साल का है, और कई हमारे खानदान में या इधर उधर हम लोग देखते हैं उनकी उम्र 30 साल होती है और वो दिखते 20 साल हैं। तो उनकी हड्डी के हिसाब से ही वो भी हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। लिहाजा पहले मेडिकल बोर्ड नहीं हुआ, मेडिकल बोर्ड बनने जा रहा है अब जो बना, और उसके बाद और बाकी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड जो है वो 4-5 से ज्यादा मेंबरान के ऊपर मुश्किल नहीं होते, लेकिन एक बड़ा बोर्ड बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी एज के हवाले से, तो सिंध गवर्नमेंट बहुत कंसर्न थी, जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था वो बड़ा कंसर्न था, उन्होंने बना दिया। अब आते हैं एज कंट्रोवर्सी के हवाले से। देखिए, एज कंट्रोवर्सी तो हर हाल में आनी ही आनी है। एक चीज तो ध्यान में रखें, वो बिल्कुल शायद हुसैन साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उम्र उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड ने बता दी है ना, उन्होंने ये नहीं कहना कि साकिब साहब 14 साल 6 माह, 15 साल 2 माह। मेडिकल बोर्ड आपको बताएगा अपनी पूरी स्टडी के बाद, एक रिपोर्ट बनाने के बाद, फलां की जैसे थी, फलां की पैमाइश ये थी, फलां ये था, हजूर लगता है कि इस बच्ची की उम्र या तो 14 से 15 साल के दरमियान है, या 15 से 16 साल के दरमियान है, या 16 से 17 साल के दरमियान है। वो इसी तरह कहेंगे क्योंकि दुनिया दुनिया में कोई पैमाना नहीं है कि उसके अंदर हम बंदे को डालें और वो बाहर निकाल के कहे कि लो जी इतने महीने इतने दिन का। अगर बच्चे के अल्ट्रासाउंड की बात की जाए, जब बच्चे की पैदाइश से जो वो माँ के पास होता है,
उस वक्त तक भी चंद महीने शुरू के होते हैं जिसमें जो आपके अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तयन कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं। जब उसकी ग्रोथ का टाइम आ जाता है, जब वो बढ़ने का टाइम आ जाता है, तो कोई उसको डिटरमिन नहीं कर सकता, लिहाजा वो वीक्स का डिफरेंस जाके आपको बता। तो अब अगर एज आती है 14 से 15 साल और 15 से 16 साल में, तो केस क्लियर है, मैं भी साहब का केस क्लियर है और मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये केस जीत लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो ताज़ीरत पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि अगर 16 साल तक की लड़की उसको उसके वली की, उसके गार्डियन की मर्जी के बगैर कहीं लेके जाया जाएगा तो वो अगवा तस्वर होगा। और अगर वो अगवा तस्वर होगा तो मेरा ख्याल आप बेहतर समझते हैं कि वो अगवा तस्वर होने के बाद पहले अगवा का मुकदमा जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगा, फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर उसके बाद के सारे जो देखिए जो बुनियाद है, जो नीचे वाली मंजिल जब गिर जाएगी तो ऊपर वाली मंजिलें हवा में खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज जो आपने वो मेडिकल बोर्ड के हवाले से बात की ना, तो मैं कंसर्न इसलिए ज्यादा हूँ कि यहाँ पे ना एक सिंध हाई कोर्ट का सिंध का एक केस आया था, कम उम्र बच्ची की शादी थी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, हुआ ये कि उमूमी तौर पर ना अदालतें इसी तरह भेजती हैं और उसकी वो जिस तरह आपने बताया ना कि हड्डियों का वो सारा चेक करके इनिशियली, मतलब जो अभी तो इसमें वो मेडिकल बोर्ड जो काम कर रहा है तो वो भेजती हैं और उसी तरह काम हो जाता है। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर ये कंट्राडिक्टरी आई तो आइंदा फिर बनेगा मेडिकल बोर्ड ही इस तरह नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, हुआ उसमें ये था कि वहां पे वालिदैन आए, उन्होंने कहा जी बच्ची की उम्र तो फॉर एग्जाम्पल 14 साल है, और कोर्ट ने मतलब जो लड़की थी वो कह रही थी नहीं हम 16 या 17 या 18 साल है, मतलब बलूगत की उम्र के। अच्छा, कोर्ट ने ये किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने सिंपल वो भेज दिया पिम्स वालों को, और पिम्स वाले अगले दिन रिपोर्ट लेके आ गए बच्ची की उम्र 16 से 17 साल है। तो मेरा कंसर्न ये जो है ना कि स्पेसिफिकली आप जो उम्र के तयन के हवाले से फ्यूचर में बनेंगे अब मेडिकल बोर्ड ही, क्योंकि वो कहेंगे कि यार हाई पावर मेडिकल बोर्ड हो या 3-4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल हो। एक चीज तो ये है कि फ्यूचर में एक मतलब एग्जांपल बन सकती है, ये एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगी। दूसरा, आपने जो अगवा वाली बात की उसमें तो फिर सिंपल सी बात है, जब वो चीजें उस तरफ जब चल पड़ेंगी तो सिंपल गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद सारा जो प्रोसेस है वो तो कानून हरकत में आ जाएगा। इवन जो सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी मेहदी अली काज़ी की, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो निकाह निकाह जो निकाह खां था, फिर उसमें गवाह थे, फिर उसमें फर्दर जो चीजें थी उसमें क्या नाम है, फिर रेप के हवाले से और बहुत सारी चीजें उसमें उन्होंने डाली थी कि ये सारी चीजें मतलब दफात जो है वो ऐड होती जाएंगी। लेकिन वो तो अबल कबलत वक्त है कि कल क्या कोर्ट जो है डिसाइड करती है। एक क्वेश्चन मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। फर्ज कर लेते हैं हम कि कोर्ट ने कल जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में 15 से 16 साल उम्र बता दी है, कोर्ट के सामने वो जो दस्तावेजात हैं वो कोर्ट ने भी देखनी है, मतलब एग्जामिन बेशक मेडिकल बोर्ड करे या ना करे लेकिन कोर्ट ने तो जरूरी देखना है कि वो जो नादरा का रिकॉर्ड है वो क्या कह रहा है। तो देन आपको क्या लगता है कि उसमें, और दूसरा जो पुलिस की नेग्लिजेंस है कि गिरफ्तारी नहीं हुई, उस हवाले से मैं जरूर बात करूंगा कि जब ट्रायल कोर्ट कराची की ये कह रही है कि इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करें, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जहीर को जो है वो शामिल तफ्तीश किए बगैर कैसे ये तफ्तीश हो सकती है सारे केस की। इस सारे केस का मुद्दा जो है जहीर के गिर्द घूम रहा है, जहीर कराची आया है, उसको पूरा प्रोटोकॉल, उसके बाद वापसी, तो ये 2-3 चीजें इस पे थोड़ी बात करें। अच्छा सागर भाई, पहले तो ये शुरू जो आखिरी वाला आपका सवाल है ना उससे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे जो मिले जुले व्यूअर्स हैं ना वो इस चीज़ के ऊपर बड़े कंसर्न है कि ये जो डॉक्टर जहीर साहब को बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया और उनको सिंध के अंदर बाकायदा तौर पर सरकारी मेहमान बनाकर रखा और अपने दफ्तर के अंदर रख के, और मुझे जहाँ तक मुझे पता चला है पल पल की खबरें दी गई। जब दुआजारा को हॉस्पिटल में लाया गया है तो उसको पल पल की खबर भी इन्हीं के लोग दे रहे थे कि हाँ यार इतना काम हो गया, इतना रह गया, वो पूछ रहा था और वो बता रहे थे। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। देखें, आपने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि वजीर आज़म इमरान खान ने 5-5 हजार के मुचलकों के ऊपर 10 मुकदमात में जमानतें दी हैं। यार ये हमारा सिस्टम है, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो पर्चा खारिज नहीं होता तो पुलिस ने बंदे को गिरफ्तार करना होता है, वो नहीं भी जाती तो बंदा जो है वो भाग के अपनी जमानत करवा लेता है, खा वो साबिक वजीर आज़म क्यों ना हो, तो खा वो करोड़ों की फॉलोइंग क्यों ना रखता हो, उसको बेल करवानी पड़ती है चाहे छोटा छोटा मुकदमा हो। ये तो अगवा का है,
और एक हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने अपना किरदार अदा नहीं किया। और ना ही जब तक ये चानी डीएसपी रहेंगे कि ना इन्होंने करना है। उसकी वजह बड़ी है, जो मेरा क्लेम है, जो 6 जून को लड़का इसके सामने कन्फेस कर चुका है। देखें, कानूनी तौर पर हम समझते हैं कि 161 के बयान का ट्रायल कोर्ट के अंदर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सोशली तो है ना, पुलिस के लिए तो है ना। पुलिस तो 161 के बयान के ऊपर ही लोगों को पकड़ के अंदर करती है ना, कि जनाब इसने मेरे सामने बताया कि मेरे हाथ में शराब थी, जनाब इससे मैंने खुद पूछा तो उसने मुझे ले जाके पिस्तौल बरामद कराया। तो ये पुलिस की मैलाफाइडी है कि 6 जून को जब लड़का उनके सामने बैठ के कह रहा है कि लड़की मेरे से राब्ता करके कराची से निकली है, और लड़की जब राब्ता करके निकली है तो मैंने उसको कहा कि आगे शादी करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी की झूठी साबित हुई सारी स्टोरी यूनिवर्सिटी वाली। फिर उसने ये भी लड़के ने कन्फेस कर लिया कि मेरे खानदान वाले शामिल थे। हम लोगों ने कोई इसको समझाया नहीं, हम लोगों ने इसको वापस भेजने की कोशिश नहीं की। ये आई, मैंने इसको पकड़ा, मैं इसको घर ले गया, घर जाके मेरे घर वाले निकले वकील के पास गए और हमने शादी कर ली। तो सारी प्लानिंग थी, पूरा खानदान शामिल था। 6 जून के जहीर के बयान ने सारा भांडा फोड़ दिया था, लेकिन इस डीएसपी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और इस बंदे ने उसको गिरफ्तार करना तो दूर, उसके बारे में कोई फाइंडिंग ही नहीं दी और सी सेक्शन का चलान दे दिया हाई कोर्ट के सर के ऊपर खेल के, सिर्फ इसलिए क्योंकि अदालतों ने जरा इनकी सर्जनिश की थी, इनके बड़ों की सर्जनिश की थी, और इन्होंने बदला लिया उस बेबस लाचार बाप से, उसके मुकदमे को बर्बाद करके। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ये हुई तो कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजों को खोल दिया। अब कानूनी तौर पर जब तफ्तीश का हुक्म दे दिया जाए तो तफ्तीश होनी है, और तफ्तीश के लिए कोई भी बंदा मुल्ज़िम जो है वो बगैर जमानत के अपना बयान दर्ज करवाने नहीं जा सकता, उसके लिए जमानत जरूरी थी। और कल तफ्तीश जिन्होंने करनी थी उनकी कस्टडी में था जहीर, लेकिन कस्टडी में एज ए दामाद था, एज ए मुल्ज़िम नहीं था। उन्होंने उसको अपना दामाद बनाया, सिंध पुलिस का दामाद बना, और उसको उन्होंने एंजॉय करवाया, उसको बाकायदा खाना खाना खिलाया, उसको पूरा उसका प्रोटोकॉल का इंतजाम। अब दूसरी जो चीज है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक है, मैंने वो फैसला पढ़ा है। ये जब मुकदमा शुरू हुआ था और सिंध हाई कोर्ट ने जब ये बच्ची को हैंडओवर कर दिया था, ये जहीर के पास भेज दिया था, तब लोगों ने बड़ा इश्यू उठाया था कि अगर वो बाबर सत्तार साहब वाला फैसला पढ़ लेते, सलाह फैसला पढ़ लेते तो मसला हल हो जाना था। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, असूली तौर पर मेडिकल कब होता है, इस चीज के ऊपर बहुत कम डिस्कशन हुई है। मुझे कभी कभी आई एम अफ्रेड कि मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, कि कहीं लेवल ऑफ असिस्टेंस तो कम नहीं था मेडिकल आदमी साहब के बयान से, कोर्ट की असिस्टेंस था, क्योंकि ये हमारी अदलिया के सामने वकीलों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली वकील को समझाना पड़ता है केस, हालांकि कानून का मैक्सिम ये है कि जज शुड हैव ऑल लॉज ऑन हिज स्लीव, उसको अपने बाजू पे सारे कवानीन चाहिए। जज को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको वकील की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा छोटा वकील बना ही इसलिए है क्योंकि जजेस ने स्लीव के ऊपर कानून रखना बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल कब होता है, ये किसी ने नहीं बात देखा। भाई मेडिकल तब होगा जब दो तरह के डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लैश आएगा। मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट और कह रहा है, मेरा बेफार्म और कह रहा है, मेरा पासपोर्ट और कह रहा है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और कह रहा है, लेकिन यहाँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करना है। वो डॉक्यूमेंट्स की डेट देख लेना कब तैयार हुए हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स वे बैक 10 साल पहले से तैयार हैं तो यू हैव टू रिलाई ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स, बजाय के मेडिकल करवाते फिरें, हड्डियों के टेस्ट करवाते फिरें। तो ये ओवरऑल सारी प्रोसीडिंग चली वो गलत थी। मैं जाती तौर पर उसको गलत समझता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर फैसला होना चाहिए था। हाँ, एक चीज से ऐड करूंगा कि ट्रायल कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट डीपर एप्लीकेशन, साकिब साहब आप देखते हैं मामला, तो ट्रायल कोर्ट ने देखनी है डीपर एप्लीकेशन। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरह टेंटेटिव असेसमेंट नहीं देखनी। तो आप डीपर एप्लीकेशन में जाएंगे, जब तक रिलाई नहीं जाएगी तब तक आप उसको निगेट नहीं कर सकते, आपको उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और ये जब आप देखिएगा ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां आपकी दस्तावेजी शहादत को ही तरजीह दी जाएगी। अहमद शेर जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी जो है वो डिस्कशन रही दुआ ज़हरा केस के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक़, ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर जो जहाँ जहाँ नेगलिजेंस है या लॉ क्या कहता है, या अब मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट ने
जब उनके पास चीज़ें आएंगी या मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आएगी, इसके हवाले से फर्दर अब उन्होंने डिसाइड करना है। इसके अलावा जो इस केस में जो तफ्तीशी अफसर हैं, वो तफ्तीशी अफसर से मुतल्लिक उनकी दरख्वास्त खारिज हुई है, जो मेहदी अली काज़मी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मे बी वो दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे या इस हवाले से कोई देखेंगे इस मामले को। अहमद शेर जाट साहब, ये सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे ताकि जो नाजरीन है वो कानून और जर्नलिस्टिक जो हमारी जो म्यूचुअली एक ऑब्जर्वेशन होती है बतौर वकील के और बतौर सहाफ़ी के, जो हम कोर्टों में अदालतों में जो है वो देखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन इस लिहाज से, कोई एक्सपीरियंस बेस्ड, पास्ट में बहुत सारे इशूज होते हैं, यहाँ पे भी इस किस्म के ट्रायल जो है वो चलते रहते हैं सोशल इशूज के हवाले से खास तौर पे। तो हम ये सिलसिला इंशाल्लाह वो है वो जारी भी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है आज। नाजरीन, कल का दिन जो है वो इस केस में बहुत अहम है, और ट्रायल कोर्ट को आप देखेंगे कि अब इस केस को आगे फर्दर किस तरह वो लेके चलते हैं और क्या जो है वो ऑर्डर जारी होता है और मेडिकल बोर्ड क्या कहता है। आप अहमद जट साहब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स का भी, ताकत साहब, और आपका भी जो हमें सुन रहे हैं। और सिर्फ एक चीज ऐड करता हूँ, वो तफ्तीश वाला जो है ना, तफ्तीश वाले पॉइंट के ऊपर जो लोग ये समझते हों कि जी क्योंकि इस वक्त लोगों का ना जज्बात बहुत जुड़े हैं हमसे, तो तफ्तीश वाले मामले में फैसला बिल्कुल अदालत का नहीं आया, क्योंकि जिस स्टेज पे मामला खड़ा था, इस स्टेज पे अगर तफ्तीश बदलते तो ये चीजें डिस्टर्ब हो सकती थी। तो जैसे ही मेडिकल बोर्ड का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद दोबारा तफ्तीश की दरखास्त दी जा सकती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और जब जिब्रान नासिर दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं तो वो दोबारा फैसला जो है वो तफ्तीशी बदलने वाला आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। और कल मैं भी जरूर आपके लोग जो कानूनी जो है ना दोनों पहलुओं के ऊपर लोगों को अपडेट करें, और इसके ऊपर कल इंशाल्लाह ताला मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद एक तफसीली कोई इसी तरह की लाइव गुफ्तगू या कोई और तरह से ब्लॉग करें इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद जट साहब, बहुत शुक्रिया नाजरीन। और आप इस वीडियो पे थोड़ी सी मुख्तलिफ हमने करने की कोशिश की, तो आप इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट में आप सवालात भी कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।